हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सीयूईटी आपका एग्जाम जो होने वाला है वो आपको जुलाई या अगस्त में उसे कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो हम लोग का जो प्रिपरेशन है अब दिसंबर स्टार्ट हो चुका है। तो दिसंबर से हम लोग का जो प्रिपरेशन है बहुत हाई लेवल पे स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जो है वक्त आपके पास बहुत ज्यादा नहीं बचते हैं। और इसी के बीच में एक स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम आ रहा था कि मैथ्स, ये कि मैथ्स को किस तरह से टैकल किया जाए, क्योंकि जनरल टेस्ट के रूप में देखा जाता है कि मैथ्स के काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। और खासकर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक जुड़े थे, लॉ स्टूडेंट्स है, उनको अब डर हो गया है कि अब जो है ड्यूक दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है वो भी अब सीयूईटी के थ्रू होगा। तो क्या पिछले साल जो पेपर हुआ था सीयूईटी का उसमें मैथ्स के काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्या इस बार भी मैथ्स के काफी क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो पूछा जाए या ना पूछा जाए उसकी बात की बात है, अभी तक सिलेबस तो क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन ये तो गारंटीड है कि अब जो सीयूईटी होने वाला है उसमें आपके मैथ्स के पोर्शन देखने को जरूर मिलेगा। तो अब मैं आपको मैथ्स भी कवर कराऊंगा, करंट अफेयर्स भी मैं आपको कवर कराते आया हूं, जीके जीएस भी कवर कराऊंगा, मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, एवरीथिंग आप पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जितना ज्यादा हो सके मैं आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। और आज मैं आपको मैथ्स का चैप्टर 1 जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन को स्टार्ट करने वाला हूं, बहुत ही अलग ढंग से, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से, बहुत आपको एक अलग टाइप्स में पढ़ाने वाला हूं। आपको पढ़ने के बाद एक अच्छा आइडिया लगेगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मैं आपको ज्यादा कंसेप्ट पे बात नहीं करूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर दिया जाए, बस इस पे ज्यादा मेरा फोकस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बिना किसी देरी के। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस को बताने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट बता देता हूं। धीरे धीरे देखो जी, मैं लो लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन को उठाया हूं, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, फिर धीरे धीरे बड़े क्वेश्चंस आते जाएंगे और सारे टाइप के क्वेश्चंस को मैं कवर करा दूंगा। जो आज का भी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपका क्वेश्चन दिया है a is to b is 5 is to 9 एंड b is to c है 4 is to 7 है, तो बताइए a is to b is to c क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के अगर क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या, जैसे मान लीजिए रहेगा a is to b 5 is to 9 है और b is to c 4 is to 7 है, तो बताइए a b c क्या होगा। तो भाई साहब ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, तो ऐसे सिचुएशन में हमें a b और c यहां पर चुपचाप हम इसे लिख देंगे। ठीक है, देखो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a is to b कितना है, a is to b जो है 5 is to 9 है। ठीक, अब क्या है, b is to c है, b is to c 4 is to 7 है, तो यहां पर तो b 9 है, तो यहां पर तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो हम इसके एक स्टेप नीचे लिख देंगे, जो b is to c क्या 4 is to 7 है। अब हमारे पास a स्पेस खाली है और a स्पेस खाली है, तो इस स्पेस पे क्या डालेंगे, इस स्पेस पे जस्ट बगल वाले, यानी कि इस पोजीशन जो खाली है इसके जस्ट बगल में क्या है 9 है, इसको हम लोग 9 डालेंगे। यहां पर जस्ट बगल में 4 है, तो यहां पर हम लोग 4 डालेंगे और कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 5 4 जा 20, 9 4 जा 36 और 9 7 जा 63। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब इसको हम चाहे तो काट भी सकते थे, लेकिन यहां पर हमको दिख गया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपको ए 20:36:63 ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत होगा तो बताना, कमेंट करके जरूर बताना यहां पर कोई दिक्कत है या नहीं है। चलो, सारे टाइप्स को कवर कराऊंगा, धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को कवर करा दूंगा। अब यहां पर देखते हैं a is to b क्या है 3 is to 4 है और b is to c क्या है 8 is to 9 है और a is to c पूछ रहा है। तो हम लोग फिर से वही सिचुएशन को लिखेंगे, a b और c यहां पर लिख दिया। a is to b क्या है, तो भाई साहब a is to b जो है वो 3 is to 4 है और b is to c क्या है, भाई साहब b is to c जो है 8 is to 9 है। तो हमारे दो पोर्शन जो खाली हुए हैं, यहां पर जस्ट बगल वाले आता है, मैंने बता के रखा हूं, तो यहां पर 8 हो जाएगा और यहाँ के जस्ट बगल वाले जो आएगा वो 4 हो जाएगा। अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और 9 4 जा 36 हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, a is to c, a कितना है 24 है और c कितना है 36 है। अगर यहाँ पर काट दे 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, यानी इसका जो आंसर होगा 2 is to 3 होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2 is to 3। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को कवर कराऊंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन को कवर कराते हुए मैं बड़े क्वेश्चन पर आऊंगा, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, मैं सारे पॉइंट्स को कवर कराने वाला हूं, सारे क्वेश्चन को कराने वाला हूं, हर एक टाइप से क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं, एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। चलिए,
आपका अगर मैथ्स बैकग्राउंड है या नहीं है इससे मुझे मतलब नहीं है, मैं जीरो से बिल्कुल स्टार्ट किया हूं और जीरो से हीरो आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर है फाइंड द कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, देखिए कंपाउंड रेशियो क्या होता है, जब भी मुझे कंपाउंड रेशियो निकालने का रहेगा तो हम लोग का जो फर्स्ट टर्म है यानी 2 है, फर्स्ट 6 है, 11 है और 2 है, यानी फर्स्ट को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो मेरा कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। चलिए यहां पर 2 है, एक फर्स्ट है और एक सेकंड नंबर है। अगर फर्स्ट की बात किया जाए तो 2 इंटू 6 इंटू 11 इंटू 2 हो जाएगा और यहां पर 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक, यहां पर जो बन रहा है क्या बनेगा, तो यहां पर जो बनेगा हमको मेरा कंपाउंड रेशियो में 6 टू जा 12, 12 टू जा 24 और 24 इंटू 11, तो 24 इंटू 11 हो जाएगा मेरा 264। ठीक है, और यहां पर बात करें 11 3 जा 33, 33 2 जा 36 और 36 इंटू 3 अगर करते हैं तो आ जाता है मेरा 198। ये दोनों को अगर हम लोग टैकल कर ले तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलो इसको अगर हम लोग काटते हैं 2 से तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, यहां पर कितना हो जाएगा 2 9 18 हो जाएगा और 2 9 18। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। फिर से काटते हैं, 3 से कटेगा तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और यहां पर 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। अगर इसको 11 से काट दिया जाए 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, यानी जो मेरा आंसर आ रहा है क्या हो जाएगा 4:3। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है नन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि यहां पर मेरा 4:3 ऑप्शन में नहीं था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ ए इज टू बी, पहले आपको थोड़ा सा यहां पर प्रॉब्लम आ रहा हो, रुको मैं इसको थोड़ा सा स्पेसियस बना देता हूं जिससे आपको क्लियरेंस दिख सके। चलिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब देखिए यहां पर समझिए, यहां पर दिया है a इज टू बी 2/9 रेशियो 1/3, b इज टू सी दिया है 2/7 इज टू 5/14 और d इज टू सी है, यहां पर देखिएगा d इज टू सी है जो दिया है 7/10 इज टू 3 इज टू 3/5। अच्छा एक चीज आप बताइए, अगर मैं यहां पर अगर लिखूं 2/3 को क्या हम 2:3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसे तो लिखता ही है। अगर 4/5 है तो इसको हम लोग 4:5 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, एकदम लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं कि नहीं लिख सकते, लिखते हैं। अगर यहां पर 2:3 है तो इसको हम लोग जैसे इसको इस तरह से लिखे तो इसको 2/3 भी तो लिख सकते हैं, एकदम लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर जो दिया है a इज टू बी क्या है, वो है 2/9, 2/9 इज टू 1/3 है। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें, इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 2/9, अगर इसको डिवाइड में दे दिया जाए तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 3/1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अरे भाई लिखा जा सकता है नहीं क्या 2/9 अगर डिवाइडेड 1/3 कर दिया जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2/9 इंटू 3/1। सेम चीज को मैं यहां पर दर्शाया हूं और कुछ नहीं किया हूं। चलो ठीक, अब इसको 3 से 3 मल्ट कर दिए तो कितना आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 यानी 2/3 आया। a इज टू बी कितना आ जाएगा 2:2/3 आया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो तो यहां मेरा जो a इज टू बी का वैल्यू आया वो कितना आया, a का वैल्यू 2 हो गया और b का वैल्यू क्या होगा 3 हो गया। a मेरा यहां पर a इज टू बी का काम खत्म हो गया। अब दूसरा आते हैं हम लोग यहां पर b इज टू सी का, तो b इज टू सी जो है 2/7 है इज टू 5/14 है, 2/7 इज टू ये हो जाएगा 5/14 होगा। अगर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं
2/7 इंटू 14/5 आराम से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 7 2 14 यानी 2 2 4/5। तो यहां पर जो B/C का मेरा ऑप्शन आ रहा है वो कितना रहा है, 4:5 आ रहा है। आराम से इसको यहां पर ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक सबको क्लियर होगा। पहला ये निकालें, दूसरा ये निकालें और तीसरा भी मैं निकाल रहा हूं। तीसरा जो है वो 7/10 यानी C/D अगर कर दें तो पहले C का वैल्यू लिख दिया जाए, यानी 3/5 है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसको हम लोग करते हैं 10/7 करते हैं। ये 5 2 2 से मल्टीप्लाई कट जाएगा, यानी 3 2 6 हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। तो 6/7 हो जाएगा यानी C/D हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। ठीक है, तो 6:7 कितना हो जाएगा। यहां पर कोई दिक्कत है किसी को, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पर क्या बात हो रही है, अब यहां पर हम आते हैं। वेट करिएगा। चलिए, यहां पर जो आया है वो यहां पर A/B। अब यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर जो मेरा आया है A/B वो कितना आया है, वो आया है 2:3। और B/C कितना आया है, तो अगर B/C की बात किया जाए तो वो आया है 4:5। और C/D कितना आया है, वो आया 6:7 है। देखो सेम टू सेम जो यहां पर लिखा हुआ है मैं उसी को लिख दिया हूं। A/B जो 2:3 है और B/C है 4:5 है और C/D क्या है 6:7 है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया हूं A/B/C/D निकालने के लिए, अब इसको हम लोग 2 और 3 के नीचे लिख देंगे, B और C को उसके नीचे लिख देंगे 4:5 और C/D को 6:7 करके यहां पर लिख देंगे। यहां पर दो ऑप्शन है, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। जैसे कि मैं बताया हूं कि जस्ट बगल वाले को लिखा जाता है। यहां पर जस्ट बगल में 3 है, यहां भी 3 है और यहां पर जस्ट बगल में क्या है 5 है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 4 2 8, 8 6 48, 4 3 12, 12 6 72 और 5 3 15, 15 6 90, 90 हो जाएगा और 105 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में है क्या 48 72 नहीं है, तो इसको काट के देखते हैं। अगर 3 से काट दिया जाए तो 16 3 48 हो जाएगा, 3 दूनी का 6, 3 चौके 12 और हो जाएगा 30 और हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी कि 16:24:30:35। क्या ऑप्शन में है क्या 16:24? यस, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा आंसर आ गया 16:24:30:35 आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा था और इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब इस पे आप पे करता है कि कितना जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, इजी तरीके से मैंने बताया और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन कैसे लिखा जाता है, तो प्रोपोर्शन को अगर लिखने के चाहते हैं आप तो प्रोपोर्शन को A/B और बीच में जो प्रोपोर्शन का साइन होता है वो होता है C/D। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल। क्या होता है, इक्वल। अगर इसको लिखा जाए थोड़ा सा और इसको तोड़ के लिखते हैं तो यहां पर A/B इज इक्वल टू C/D। मैंने पहले ही बता दिया हूं कि इक्वल टू का जो वैल्यू होता है वो होता है, प्रोपोर्शन का जो वैल्यू होता है वो होता है इक्वल होता है। और अच्छे से लिखा जाए तो इसको क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल टू BC। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिखा जा सकता है। तो यहां पर हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि या तो AD इज इक्वल टू BC लिख दिया जाए, और ना तो एक चीज और हम देख सकते हैं कि ये जो दूर वाला है इसको दूर वाला से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी दूर वाले को दूर से और सामने वाले को सामने से, यानी ये जो B और C जो सामने वाला है उसको सामने से किया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझा जाए, चलिए इसको एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। चलिए एक एग्जांपल देता हूं आपसे। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन या फिर फोर्थ प्रोपोर्शन क्वेश्चन पूछेगा और आपको डेटा दिया रहेगा। अगर आपसे, चलिए क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूं, फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन
फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ ए, बी और सी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि इसमें 3 डेटा दिया है। अब इसमें जो आपको एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, तो इसमें जो ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। ठीक, अगर इसकी बात किया जाए तो फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन की बात करें तो यहां पर मुझे फर्स्ट निकालने दे रहा है, यानी कि ये दिया हुआ है और यहां पर बीच में प्रोपोर्शन का साइन हो जाएगा और ए सी इज टू डी यहां पर लिख देंगे। इसको हम लोग अगर मान लेते हैं एक्स, तो मैंने पहले बताया इनको दूर वाले को दूर से कर दो, यानी एक्स डी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, सामने वाले को सामने को, और एक्स का अगर वैल्यू निकालना होगा तो ए सी बाई डी। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया हूं, चलो कोई बात नहीं। यहां पर ए सी और डी बना लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोपोर्शन के ऊपर ही क्वेश्चन है। इसी टाइप के एग्जाम में आपके प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछते हैं, छोटे से छोटे, ये सब छोटे कॉन्सेप्ट है, बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, यहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है। अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं फाइंड सेकंड प्रोपोर्शन ऑफ ए, बी और सी। अब यहां पर सेकंड प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो आपको पता है कि ये सेकंड प्रोपोर्शन वाले पोस्ट को खाली रखेंगे और यहां पर हम लोग प्रोपोर्शन का साइन देंगे और यहां पर हम लोग बी लिखेंगे और इस टू सी लिख देंगे, और यहां हम लोग एक्स लिख सकते हैं। मैंने बताया कि दूर वाले को दूर से, सामने वाले को सामने से, यानी बी एक्स इज इक्वल टू ए सी लिखा जा सकता है, और x का अगर वैल्यू निकालना हो तो ए सी बाई बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर आपको 2 3 4 6 7 18 12 13 ऐसे करके क्या देगा, आपको डेटा दे देगा, और इसी तरह सेम टू सेम इस क्वेश्चन को हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन भी ऐसे निकलेगा। जैसे चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 3 5 एंड 6। तो फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो हम लोग को पहले 4 प्रोपोर्शन यहां पर लिखना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा, एक यहां पर, यहां टोटल 4 हो गया। 4 प्रोपोर्शन में ये 3 दिया हुआ है, यहां पर 5 दिया हुआ है और यहां पर 6 दिया, और इसको वैल्यू को निकालना होगा। तो मैंने आपको पहले क्या बोला हूं कि दूर वाले को दूर से मल्टीप्लाई कर दो और सामने वाले को सामने से मल्टीप्लाई कर दो। तो दूर वाले को दूर से कर रहे हैं और सामने वाले को सामने से कर रहे हैं, तो जब दूर को दूर वाले से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा, और x की वैल्यू निकालने जाए तो 30/3 हो जाएगा, यानी कि 10, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन जो वैल्यू आएगा क्या होगा, 10 आएगा। किसी भी तरह का स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत यहां पर मुझे नहीं लगता हुआ होगा, एकदम सिंपल तरीके से समझाया हूं, बेसिक की तरह समझाया हूं, एक छोटा सा बच्चा भी समझ में आ जाएगा, एकदम इजी टाइप का है, और इसी टाइप के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। धीरे धीरे हम लोग लेवल को हाई करेंगे, इंक्रीज करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ये भी फाइंड प्रोपोर्शन पे निकला हुआ है, तो 4 प्रोपोर्शन है, तो 11:15, बीच में हम लोग प्रोपोर्शनेट का साइन देते हैं और ये 22 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमको निकालना है। तो यहां पर हम लोग दूर वाले को दूर से मल्टीप्लाई कर दिए 11x, और ये सामने वाले को सामने से कर दिए, तो 15 × 22 हो जाएगा, और x का अगर वैल्यू निकालना है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर 15 × 22/11 कर दिया जाए तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू आया कितना जाएगा, 30 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कितने फास्ट तरीके से सेम क्वेश्चन को हम लोग अब कवर कर पा रहे हैं, एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं कवर करके बता रहा हूं। वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। और अभी तो स्टार्ट हुआ है, मैथ्स तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। जो भी बच्चे को मैथ्स से डर है आप टेंशन नहीं लीजिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है एक बार वीडियो को नहीं 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, और आपको जरूर है 100% समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब आपको मीन प्रोपोर्शन निकालने की बात हो रही है। अब देखो मीन प्रोपोर्शन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को तुमको रट लेना है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन निकालने का एक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूला को तुमको रट लेना है, और एक फॉर्मूला क्या है, √AB है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, इसके पीछे हम लोग को नहीं भागना है, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स नहीं बनना है। यहां पर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमको आंसर लेकर आना है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ रिजल्ट चाहिए।
ठीक है। तो मान लीजिए इसका मीन प्रोपोर्शन निकालने बोला है, तो क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट ए बी है, यानी 4 इंटू 9 यानी कि रूट 36, यानी कितना हो जाएगा 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसको आपको याद रखना है कि मीन प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ए बी, और अंडर रूट ए बी को अगर इस तरह से सॉल्व किए तो 6 आंसर आ रहा है। किसी भी तरह का कोई बच्चे को यहां पर भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब से जो क्वेश्चन हो रहा है ये वर्ड प्रॉब्लम वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 15:7 इफ ईच नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 2 द रेशियो बिकम्स 7:3। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो नंबर का रेशियो जो दिया हुआ है वो 15:7 है। अगर दोनों नंबर में से इच नंबर में से अगर 2 माइनस कर रहे हैं तो जो नया रेशियो बन रहा है वो 7:3 बन रहा है। तो बताइए नंबर्स कितना था, ये क्वेश्चन है। चलो मान लेते हैं दो नंबर है, ए है और बी है। ए जो है 15 है और बी जो है 7 है। अगर इसमें से -2 करें और इसमें से भी अगर -2 करें तो जो नया रेशियो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो भाई साहब वो जो नया रेशियो निकल के आ रहा है वो 7:3 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो अप्रोच है। पहला जो अप्रोच मैं बता रहा हूं इसको एक्स मेथड से क्या करेंगे, 15 इसको x मान लेंगे और इसको भी x मान लेंगे, यानी 15x में से कितना माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, और यहां पर 7x में से भी 2 माइनस हो रहा है, और जो रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है 7/3 आ रहा है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू आएगा कैसे, तो 15 3 45 और 3 2 6, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा 45x और -6 इज इक्वल टू 49x -14। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? तो अगर यहां पर हम लोग 49x -45x कर दें और ये -6 + 14 कर दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मुझे 8 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा मेरा 4x। हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू वैल्यू आया 8, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो जब 2 आ जाएगा तो पहला नंबर कितना था 15, तो 15 दूनी 2 यानी 30, पहला नंबर हो गया 30, और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 7, यानी 7 × 2 यानी 14, तो यानी 30 और 14। ऑप्शन नंबर कौन सा मैनेज हो रहा है, अच्छा यहां पर 30:14 कर लेना, ठीक है 30:14। तो ऑप्शन नंबर बी इसका फॉलो करेगा। एक मेथड तो ये हो गया जो x को लेकर बनाएंगे, ठीक है, x को लेकर इसको बनाया। अब हम लोग रेशियो को लेकर बनाया जाए तो कैसे बनेगा, एक मेथड ये हो गया। अब रेशियो मेथड से मैं बताता हूं। अब देखो रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से रेशियो मेथड से भी हम लोग सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। चलिए अब हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। यहां पर बोल रहा है कि एक नंबर है, रेशियो जो है उसका 15:7 है। अगर उसमें से 2 माइनस कर रहे हैं दोनों में से तो 7:3 आ रहा है। अच्छा ये बताइए जब दोनों में से सेम टू सेम नंबर माइनस हो रहा है तो ये दोनों का जो गैप होगा वो सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहां पर गैप आ रहा है कितना 8, और यहां पर गैप कितना आ रहा है 4 गैप आ रहा है। तो ये तो नाइंसाफी है भाई। जब सेम नंबर से सेम उस रेशियो में अगर सेम नंबर से दोनों में से माइनस कर रहे हैं तो दोनों का बीच का जो गैप होना चाहिए वो बिल्कुल सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का गैप मेंटेन नहीं हो रहा है तो दोनों को गैप को मैनेज करने के लिए, बराबर करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 8 है, और इसका डिफरेंस कितना है 4 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यानी इसके डिफरेंस को इससे और इसके डिफरेंस को ऊपर वाले से। अगर अब करते हैं तो कितना आता है, ये 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और यहां पर अगर करें, यहां पर अगर करें तो ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा,
यहां पर हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहां भी गैप 4 है, यहां भी गैप 4 है, दोनों को बराबर कर लिए। ठीक है, अगर आप बराबर कर लिए, ये 4 रेशियो का वैल्यू कितना दे रहा है भाई साहब, ये 4 रेशियो का वैल्यू 2 आ रहा है, यानी 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जा रहा है, यानी 2/4 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो एक रेशियो का वैल्यू 1/2 हो गया। नंबर है 60 और 28। अगर पहला नंबर को 60 इंटू 1/2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। और दूसरा नंबर 28 है, 28 को 1/2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये रहा, दोनों कॉन्सेप्ट से मैंने बता दिया। या तो एक मेथड से भी आप बना सकते हो या फिर रेशियो मेथड से बना सकते हो, दोनों मेथड बेस्ट है, जिसको आपको बेस्ट लगे उस मेथड्स को आप फॉलो करो। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देखना, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी तोप नहीं है, नॉर्मल से ही क्वेश्चन को मैंने समझाया और बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूं, सिंपल वे में समझाया हूं, तो बच्चे भी इसे समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को आपको जरूर बन जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये जो है एक नया टाइप हो गया। अब जो है एक्चुअल क्वेश्चन जो है मैंने पहले ही बता दिया कि अब स्टार्ट हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझाया गया है, दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 90% वाटर बाय वेट। ठीक है, फ्रेश ग्रेप्स है जिसमें वेट 90% उसका वाटर है उसमें, और एक ड्राइड ग्रेप्स जब होता है तो ड्राइड ग्रेप्स जो है उसमें 20% वाटर हो जाता है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स, तो ड्राई ग्रेप्स का वेट कितना होगा, 20 kg फ्रेश ग्रेप्स अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व कराता हूं मैं आपको। देखिए ये ग्रेप्स है, तो एक ग्रेप्स में क्या होगा, वाटर होगा और पल्प होता है, यानी पल्प मींस गूदा होता है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। जब भी एक मान लीजिए एक अंगूर है, एक अंगूर में पानी होता है और गूदा होता है। पानी जो होता है वो चेंज होता है, लेकिन गूदा जो होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है लास्ट में और अंतिम तक, शुरू से लेकर अंत तक गूदा जो होता है वो सेम होता है। और आप कहते हैं सर गूदा फूला हुआ होता है, वो सूखा हुआ होता है, तो वो पानी के बदौलत होता है। जब उससे पानी भरा हुआ रहता है तो गूदा फूल जाता है, जो पानी निकल जाता है तो गूदा सूख जाता है। तो गूदा जब पानी भरा हुआ था चाहे गूदा पानी निकल गया, दोनों के समय का जो गूदा होता है वो बराबर ही होता है। पानी चेंज होता है, पानी कम और बेसी ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो गूदा होता है वो बिल्कुल शुरू से भी सेम होता है और अंतिम तक ये सेम होता है। तो इस चीज को एक कंसेप्ट के रूप में आपको याद रखना है। फ्रेश ग्रेप्स है जिसमें 90% वाटर है, तो 10% क्या बचेगा, पल्प बचेगा, यानी गूदा बचेगा। जब एक ग्रेप्स में 90 वाटर है और तो क्या बचेगा, 10 गूदा बचेगा, यानी ये ग्रेप्स में वाटर और गूदा यही दो होता ही है। ये फ्रेश वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, फ्रेश है, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ड्राइड वाले की। अगर हम लोग ड्राइड की बात करें तो ड्राइड में 20 वाटर है, 20 वाटर होगा तो गूदा कितना होगा, पल्प कितना होगा भाई, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक, किसी भी दिक्कत का नहीं हो, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब क्या कर रहा है, व्हाट इज द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स अवेलेबल फ्रॉम 20 kg। अच्छा यहां पर एक चीज को मैं बता दूं, चलिए इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिख दिया जाए। इसी चीज को अगर सिंप्लीफाइड वे में लिख दिया जाए तो ये 9:1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 4 हो जाएगा। यहां पर देख रहे हैं कि गूदा जो है यहां पर ये वाटर है और ये पल्प है, यहां पल्प 1 है, यहां पल्प 4 है। भाई सेम अंगूर का मैंने पहले ही बता दिया, गूदा जो होता है बिल्कुल समान होता है, वाटर चेंज हो सकता है। तो यहां पर गूदा 1 है, यहां पर गूदा 4 है, ऐसा तो भाई ये सही नहीं है, गूदा तो बिल्कुल बराबर होना चाहिए था। तो गूदा को बिल्कुल बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर वाले को इससे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब अब जो मल्टीप्लाई किए तो अब जो मेरा आया वाटर और पल्प, तो ये मेरा हो जाएगा 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहां पर ये 1 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। तो अब जो आया 36:4 और 1:4 आया। ठीक, अब पल्प मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया है, और वाटर जैसा कि तैसे है। अब कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स अवेलेबल फ्रॉम 20 kg फ्रेश ग्रेप्स। ठीक है, तो ये जो है ये फ्रेश ग्रेप्स है, और ये जो क्या है, ड्राइड ग्रेप्स है। ठीक है, ये फ्रेश है और ये ड्राइड है। तो बात करें तो यहां पे
व्हाट इज द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स, ये ड्राई ग्रेप्स की वेट की बात पूछ रहा है, यानी ड्राई ग्रेप्स रेशियो में कितना है 5 रेशियो है, और यहां पर देखिए फ्रेश कितना है तो 40 है रेशियो में। 40 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है यहां पर आप देख सकते हैं 20 केजी दिया हुआ है। 40 रेशियो का जो वैल्यू है वो 20 केजी में है, यानी 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/40 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब यहां पर हमको ड्राइड का वेट निकालना है तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, तो 1 रेशियो का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तो 5 रेशियो का वैल्यू होगा नहीं 5 × 1/2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर होगा 2.5 kg, जो कि ऑप्शन नंबर सी फॉलो करेगा। कैसे क्वेश्चन को बना मैं बिल्कुल फिर से एक बार समझाता हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं, फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। एक अंगूर जो होता है उस अंगूर में 2 ही चीज होता है, या तो उसमें पानी होंगे या फिर गुदा होंगे। गुदा जो होता है बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक सेम होता है। गुदा आप देखेंगे कभी भी वो चेंज नहीं होता है, वो सूख जाता है पिचूट जाता है, लेकिन वो गुदा जो शुरू में होगा वही अंत में भी होगा। तो यहां पर हम देखें कि यहां पर 90 वाटर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 10 पल्प हुआ, और ड्राइड वाले में 20 वाटर है तो 80 पल्प हुआ। और इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाइड वे में यहां पर लिखा है, तो ये 9:1 हो गया और ये 1:4 हो गया। और यहां पर हम लोग ने क्या किया कि एक गुदा जो है अलग अलग है, उस गुदा को हम लोगों ने पल्प को हम लोगों ने बिल्कुल सेम किया। सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 9 4 जा 36 यहां पर आ गया, और 4 1 जा 4 हो गया, और ये 1:4 सेम टू सेम है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है ड्राई ग्रेप्स, यानी ड्राई ग्रेप्स का वेट तो यही है 4:1, यानी दोनों का अगर वेट जोड़ दिया जाए, ड्राई ग्रेप्स में क्या होगा वाटर भी होंगे और गुदा दोनों जुड़े रहेंगे, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो यानी 5 रेशियो का ही वैल्यू निकालना था। और यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 36 रेशियो का जो वैल्यू दिया वो 20 केजी दिया हुआ है, ये 40 रेशियो का वैल्यू जो दिया वो 20 केजी दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 1 रेशियो का वैल्यू हम यहां से निकालेंगे 1/2 आ जाएगा, और 5 रेशियो का वैल्यू निकालना ही था, तो 5 × 1/2 कर देंगे 2.5 kg, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, अ वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर, ठीक है, एक वाटरमेलन में 90% वाटर है। इफ 10 kg वाटर इवोपरेट्स, 10 kg वाटर क्या होता है वो इवोपरेट्स होता है, उड़ जाता है, देन अ न्यू वाटरमेलन इज फॉर्म्ड हैविंग 80% वाटर, तो अब जो नया वाटरमेलन बनता है वो 80% वाटर है। तो पता ही है कि ओरिजिनल वेट स्टार्टिंग में क्या था। देखो उसी कॉन्सेप्ट पे इसको भी बनाएंगे। हम लोग यहां पर जानते हैं कि वाटरमेलन में 2 चीज होता है, एक तो पल्प होगा एक पानी होगा, तो यानी वाटर होगा या फिर पल्प होगा, यही दोनों मिलकर बनता है कि वाटरमेलन को, ठीक है। ये ओरिजिनल वाटरमेलन की बात कर रहे हैं, यानी जो पहले जो था, जो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग पूछा भी है, जब 90 वाटर था तो पल्प कितने होंगे, तो भाई पल्प 10 होंगे, ठीक है। न्यू वाटरमेलन की बात किया जाए, जब 10 kg इवोपरेट्स हो जाते हैं तो अब जो है 80 वाटर बचते हैं, और 20 क्या होता है पल्प बचता है। फिर से वही क्वेश्चन है कि पल्प जो है बिल्कुल अलग अलग है, तो पल्प को हम लोग सेम करेंगे, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाइड कर लिया जाए, तो ये 9:1 हो रहा है और 1:4 हो जाएगा। ये अगर हम सिंप्लीफाइड करेंगे पल्प को सेम करेंगे, तो यहां पर मेरा जो पल्प हो रहा है वो हो जाएगा बिल्कुल सेम आ गया। जब सिंप्लीफाइड किया हम लोग क्या हुआ पल्प सेम हो गया, यानी ये वाटर है और ये पल्प है। यहां पर आप देख सकते हैं पल्प बिल्कुल सेम है, तो पल्प जब बिल्कुल सेम है तो हम लोग क्वेश्चन को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रेशियो को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब ये देखिए पहले वाटर 9 था, अब वाटर क्या होगा 5 हो गया, ये 5 कम क्यों हो रहा है भाई, तो ये 10 kg इवोपरेट्स हो रहा है, तभी तो 5 kg हो रहा है, यानी ये 5 रेशियो का वैल्यू हम 10 kg कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो रहा है 2 हो रहा है। यहां पर पूछ रहा है कि वेट ऑफ ओरिजिनल वाटरमेलन, तो ओरिजिनल वाटरमेलन का वेट तो यही होगा 9 + 1, 9 + 1 = 10, और रेशियो अकॉर्डिंग क्या है 1 रेशियो का वैल्यू 2 है, यानी 10 × 2 यानी कि 20 kg, 20 kg आंसर होगा कि नहीं होगा, 20 kg आंसर, ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, इसका जो आंसर होगा 20 kg होगा। सेम वही कंसेप्ट बताया हूं, बिल्कुल बिल्कुल सेम तरीका है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, एक वाटरमेलन में 90 वाटर है तो 10 क्या होगा पल्प होंगे, और न्यू वाटरमेलन में क्या होता है 10 kg इवोपरेट हो जाता है, तो अब जो है वो 80 और 20 बचते हैं।
इसी को सिंप्लीफाइड करके 9:1 और 4:1 कर दिया है, जिसमें मेरा जो पल्प है वो बिल्कुल सेम आ जाता है। ये पहले 9 वाटर था, अब 4 हो गया है, यानी 5 का जो गैप हुआ है, डिफरेंस हुआ है, ये 10 kg के अकॉर्डिंग हुआ है। यानी जो 5 रेशियो का वैल्यू कितना है, 10 kg है, यानी 1 रेशियो का वैल्यू 2 होगा। यहाँ पर ओरिजिनल वेट पूछ रहा है, तो वेट बोलेंगे तो वेट कैसे बनेगा, वाटर और पल्प को जोड़कर ही बनेगा। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 होगा, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 kg, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी वगैरह में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। एकदम अच्छे से कवर करके चलना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर द टोटल बिकम्स 10/3 ऑफ द सेकेंड नंबर, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर। क्या कर रहा है कि जब एक नंबर को ऐड करते हैं दूसरे नंबर के साथ, तो जिसका टोटल बनता है क्या होता है, 10/3 ऑफ सेकेंड नंबर। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, बात को समझना, बहुत अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूं। दो नंबर मान लेते हैं, ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं, दो नंबर्स हो गया। व्हेन ए नंबर इज एडेड, व्हेन ए नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको लिखते जाओ। जब एक नंबर को ऐड कर रहे हैं अनदर नंबर से, जो टोटल बन रहा है कितना बन रहा है, वो 10/3 बन रहा है। 10/3 ऑफ यानी मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर हम किसको मानेंगे, बी को, यानी 10/3 बी। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर, तो a:b का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 × a + b चला जाएगा, यहां पर 10b हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a + 3b हो जाएगा, ये 10b हो जाएगा। जब 3a = वहां पर 10b - 3b करेंगे कि नहीं करेंगे, तो 3a = 7b हो जाएगा। तो a/b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा, यानी 7:3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सिंपल तरीके से जो भी क्वेश्चन बोला चुपचाप मैंने उसको लिखा है, बिना लिख दिया हूं, उसको सॉल्व किया हूं, मेरा आंसर आ चुका है। तो बताइए, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जो मैथ्स का हवा बना हुआ कि डर पकड़ा हुआ कि नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। अभी हर एक टाइप के क्वेश्चन को समझाऊंगा, रेशियो का भी 1 से 2 वीडियो और लाने की कोशिश करूंगा, इनमें सारे क्वेश्चंस को मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसको आज कवर करा देता हूं। ये 12 नंबर क्वेश्चन, ये जो है इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले भी एक अलग टाइप्स है, ये एक अलग टाइप है, और ये टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इनकम और एक्सपेंडिचर पढ़ने से पहले एक मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा। देखिए इनकम क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। इसको मैं अभी समझाऊंगा भी कैसे हो रहा है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये फॉर्मूला है एक तरह से। मान लीजिए आपने 1000 रुपया महीना में आप कमाते हैं, और महीना में जब 1000 रुपया कमाते हैं, तो जब कोई कमाता है या फिर 1000 रुपया उसकी इनकम है, तो दो ही चीज करता है, या तो उसको खर्चा करेगा या तो सेव करेगा। तो मान लीजिए 500 खर्चा करता है, यानी 600 खर्चा करता है मान लेते हैं, तो सेव कितना करता है, तो ये 400 ही सेव करता है। 1000 है तो 600 खर्चा करता है, 400 सेव करता है, यही ना करता है। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में हम लोग पहुंचते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द इनकम ऑफ ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 3:7:4। ए, बी और सी का जो इनकम है वो 3:7:4 है, और इनके जो एक्सपेंस का जो रेशियो है वो है 4:3:5 है, जिसमें ए सेव कर रहा है 300, जिसका टोटल इनकम है 2400। द सेविंग ऑफ बी एंड सी क्या होगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को समझो कि ए, बी और सी का जो इनकम का रेशियो वो 3:7:4 है, और उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है 4:3:5 है। ए जो सेव कर रहा है 300, टोटल इनकम 2400 में वो 300 सेव कर रहा है, यानी कि वो खर्चा कितना करेगा, 2100 खर्चा करेगा। और इसी क्लू से पूरे क्वेश्चंस को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, पहले तो ए, बी और सी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, और यहाँ पर इनकम की बात हो रही है, तो इनकम का जो रेशियो क्या है वो 3:7:4 है। ठीक है, 3:7:4 इनकम का रेशियो है।
इनकम के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है जो कि क्या हुआ है 4:3:5 दिया हुआ है, एकदम चुपचाप दिया हुआ है। और यहाँ पर सेविंग लिखेंगे तो सेविंग इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहाँ पर ए सेव कर रहा है 300 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 300 सेव कर रहा है। और द सेविंग ऑफ बी और सी और ये निकालना है कितना होगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज और क्लू दिया हुआ है कि ए का जो इनकम है वो 2400 है रुपया में है, और यहां पर जो ए का इनकम है रेशियो में 3 है, यानी कि यहां पर देख सकते हैं कि 3 रेशियो का जो वैल्यू आ रहा है वो 2400 है, यानी 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 800। होगा कि नहीं होगा ये बताइए। जब ए का जो इनकम है वो 2400 है तो रेशियो में ए का जो इनकम है वो 3 आ रहा है और रुपया में 2400 आ रहा है, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा 800 आ रहा है। तो अब नया जो बनेगा, अब न्यू जो रेशियो बनेगा वो अगर कितना हो जाएगा, ये इनकम की बात करें ए का, बी का और सी का, तो ये 2400 हो गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहां पर 8 से 5600 हो जाएगा, यानी 7 को 800 से मल्टीप्लाई कर दिए और ये होगा 3200 हो जाएगा। ठीक, 8 को 3200 हो जाएगा। अब 2400 उसके इनकम थे, 2400 में वो 300 खर्चा करता है, सेव करता है, तो बचता है उसके पास कितना है 2100 बचता है। और ये 4 रेशियो का वैल्यू कितना आ रहा है 2100 आ रहा है। और 2100 ये कैसे आ रहा है भाई, तो ये 2400 में से अगर हम लोग 300 माइनस कर देते हैं तो 2100 आ रहा है। तो 4 रेशियो का वैल्यू 2100 आ रहा है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2100 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 525 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जब 2100 में 4 से डिवाइड किया तो 525 हो जाएगा, यानी कि ए का जो एक्सपेंडिचर कितना है वो 2100 है और ये सेव कितना कर रहा है 300 कर रहा है। यहां पर एक रेशियो का वैल्यू 525 आया, तो सेविंग में सबके अकॉर्डिंग उसी तरह रेशियो से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबके आ जाएंगे। तो अगर यहां पर देखें 525 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1575, और 525 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2625। तो 2625 हो गया, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर देंगे तो सेविंग आया कि नहीं आएगा, तो ये 2400 माइनस 2100 कर दिए तो 2300 आया। अगर यहां पर हम लोग अगर 5600 में से माइनस कर देंगे 1575 को तो कितना आएगा 4025 आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। और यहां पर अगर हम लोग सी का बात करें तो 3200 उसके इनकम है, जिसमें से 2625 इसका एक्सपेंडिचर है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 575 आ जाएगा। और यही तो पूछ रहा था कि सेविंग और बी और सी का सेविंग कितना है, तो बी का सेविंग है 4025 और सी का सेविंग कितना है 575 है। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने आज टोटल 12 क्वेश्चन कराया रेशियो का, और भी क्वेश्चंस अभी मैं कराऊंगा, धीरे धीरे करके कराऊंगा, ठीक है। तो आप सीवीटी का पेपर दे रहे हो, जनरल टेस्ट हो या फिर लॉ एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हो या फिर कोई भी पेपर्स देने वाले हो जहां पर आपके मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल अच्छे से सिंपल वे में समझाया हूं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और पार्ट 2 हम लोग बहुत जल्द लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।